हेलो दोस्तों, ये वाईटीसी आधुनिक भारत का इतिहास है और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सिख राज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिख राज में सबसे पहले गुरु लोगों के बारे में देखना है, जिसमें पहला गुरु है या गुरु नानक है। ठीक है ना। तो देखिए, गुरु नानक का जो समय रहता है यह 1469 से 1538 तक रहता है। 1469 से 1538 तक। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो टाइप का प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न वह बनेगा जो बहुत इजी होगा और एक प्रश्न वह बनेगा जो जल्दी नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का। तो जो इजी प्रश्न रहेगा हम उसको सिर्फ ऊपर से देखेंगे और जो हार्ड रहेगा उसको कब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा उस पर मतलब जोर डाला जाए। तो देखिए, सिख संप्रदाय का प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक, सबको मालूम होगा। सिखों का कुल कितने गुरु हुए? तो 10। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म हुआ था यह 1469 ईस्वी में। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो तलवंडी, जो पंजाब में पड़ता है। और वर्तमान में तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का पिताजी का नाम क्या था? कालू मेहता था। माताजी का नाम क्या था? तृप्ति था। बहन का नाम क्या था? नानकी था। ठीक है ना। अब देखिए, गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था? 1499 में उनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था और बई नदी जो सुल्तानपुर में है, तो बई नदी के तट पर हुआ था। तो थोड़ा सा यह प्रश्न है, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है कि गुरु नानक का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो 1499 में हुई थी। 1499 में हुई थी। 1499 में हुई थी। अब बई नदी के तट पर हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1499 में बई नदी के तट पर हुई थी। अब देखिए, गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? तो मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव और मुल्ला तथा पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना धर्म के प्रचार के लिए किस चीज़ की स्थापना किया? तो संगतों का स्थापना किया। और लंगर व्यवस्था किस संत के द्वारा शुरू की गई थी? तो लंगर व्यवस्था है ये गुरु नानक के द्वारा शुरू की गई थी। और गुरु नानक का संबंध किस जाति से है? तो खत्री जाति से है। और सिख आंदोलन का अगुआ किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख आंदोलन का अगुआ। सिख आंदोलन का अगुआ गुरु नानक को माना जाता है। और गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो लहना अर्थात अंगद को। तलवंडी किस नदी के किनारे उपस्थित है? तो यह रावी नदी किनारे है। गुरु नानक के जन्म के समय भारत में किस वंश का शासन था? तो वो लोधी वंश का शासन था। अब बहलोल लोधी शासक था, बहलोल लोधी। गुरु नानक का देहांत किस सन में हुआ था? तो 1539 में। 1539 में किस मुगल शासक ने गुरु नानक एवं उनके शिष्य मर्दान को भूलवश बंदी के मतलब बंदी गृह में डाल दिया था? तो बाबर था। बाबर गुरु नानक और उनका शिष्य मर्दाना को बंदी में डाल दिया था। अब दूसरे गुरु के बारे में बात करेंगे, अंगद के बारे में। इनका टाइम रह रहा है 1538 से 1552 तक। तो देखिएगा, सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद हुए। और किसने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया? तो अंगद ने किया। तो देखिए, शुरुआत किए थे गुरु नानक, अस्थायी रूप प्रदान किए थे अंगद। अब देखिए, गुरुमुखी लिपि के जन साधारण तक किसने पहुंचाया था? गुरुमुखी लिपि को, जो सिखों का लिपि होता है इसको, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को जन साधारण तक किसने पहुंचाया था? तो गुरु अंगद ने। और किसके द्वारा नानक के उपदेशों का संकलन किया गया था? तो नानक का उपदेशों का संकलन किया गया था अंगद के द्वारा। देखिए, गुरु अर्जुन का उपदेशों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु नानक का उपदेशों का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। उसके बाद है, गुरु अंगद की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1552 में हुई थी। गुरु अंगद की मृत्यु कब हुई थी? 1552 में हुई थी। इसके बाद देखिए, बोला जा रहा है मुगल बादशाह हुमायूं किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात की थी? तो मुगल बादशाह हुमायूं थे, यह किस स्थान पर अंगद से मिले थे? पंजाब में। किस स्थान पर मिले थे? पंजाब में। पंजाब में। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता तो अंगद को ही माना जाता है, गुरु अंगद को। इसके बाद रामदास आते हैं 1552 से लेकर 1574 तक। 1552 से 1574 तक ये सिख धर्म के तीसरे गुरु रहते हैं। और गुरु रामदास है, यह हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। तो कहने का मतलब ये प्रश्न जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कि गुरु अमर हिंदुओं के, गुरु अमर नहीं है, गुरु रामदास है, अमरदास है, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? गुरु अमरदास तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। गुरु अमरदास वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। गुरु अमरदास जिस वर्ष गुरु के
गद्दी प्राप्त की उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो 73 वर्ष उम्र थी, 73 वर्ष। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया? तो किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया? तो गुरु अमरदास। से लंगर व्यवस्था को जनप्रिय बनाया था अमरदास। लंगर व्यवस्था को जनप्रिय बनाया था अमरदास। किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिख में अंतर स्पष्ट किया गया? तो गुरु अमरदास के समय पारिवारिक सिख तथा साधु सिख में अंतर स्पष्ट हुआ था। किसके समय में? तो गुरु अमरदास के समय में पारिवारिक सिख तथा साधु सिख में जो अंतर स्पष्ट हुआ था गुरु अमरदास के समय। किस सिख गुरु के समय सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों के पुरुष के समान स्थान दिया गया था? तो किस सिख गुरु के समय सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया? किस सिख गुरु के समय सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों के पुरुषों के समान स्थान दिया गया? तो गुरु अमरदास के समय। गुरु अमरदास के समय। तो देखिएगा 3 महत्वपूर्ण काम है अमरदास के द्वारा। सबसे पहले लंगर व्यवस्था को जनप्रिय बनाया गया, और दूसरा पारिवारिक सिख तथा साधु सिख में अंतर हुआ, और तीसरा सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया। ये किसके द्वारा? अमरदास के द्वारा। सिख गुरु अमरदास के समय विवाह की कौन सी पद्धति प्रचलित हुई थी? तो लवन विवाह पद्धति। उसके बाद गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक समाज को कितने गद्दियों में अथवा भागों में बांट दिया था? तो गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक समाज को 22 गद्दियों में बांट दिया था। और किस मुगल बादशाह ने गोइंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट किया था? तो यह अकबर था। अकबर गोइंदवाला जाकर अकबर। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रामदास को। और सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया? तो गुरु अमरदास है। ये पारिवारिक सिख होने का उपदेश दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन टफ बन रहा है। जरा इसको हम एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहला कि लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसको क्या बनाए? जनप्रिय बनाए। तो कौन बनाए? अमरदास। दूसरा, पारिवारिक सिख तथा साधु सिख में अंतर स्पष्ट किए कौन? तो अमरदास। उसके बाद सती प्रथा प्लस में पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया? तो अमरदास। उसके बाद जो विवाह का पद्धति अमरदास चलाए थे, लवन विवाह का पद्धति। उसके बाद देखिए 22 गद्दियों का स्थापना किसने किया है? 22 गद्दियों का स्थापना तो अमरदास। उसके बाद देखिए कि अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश किसने दिया? तो अमरदास। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। और उसके बाद हम बात करते हैं रामदास। तो ये चौथा गुरु बने थे। मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान दिया था। 500 बीघा अमरदास को। अमृतसर नगर का स्थापना कौन करते हैं? नहीं, यहाँ पर देखिए रामदास है। मतलब 500 जो बीघा भूमि मिला था वो रामदास को मिला था। रामदास को 500 बीघा भूमि। अमृतसर नगर की स्थापना कौन करते हैं? तो रामदास करते हैं। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? तो रामदासपुर था। उसके बाद देखिए कि 2 नए तालाब, एक का नाम है अमृतसर और दूसरा का नाम है संतोषसर। इसका स्थापना का आरंभ किसने करवाया? तो रामदास करवाए। और किस सिख गुरु ने गुरु को पदों को पैतृक बना दिया? तो वो रामदास है। वो क्या करते हैं? गुरु के पद को पैतृक बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन प्रश्न कौन बनता है? तो कठिन प्रश्न यही बनता है कि अमृतसर प्लस में संतोषसर जलाशय का खुदाई किसने आरंभ करवाया था? तो गुरु रामदास। सिखों का मतलब गुरु का पद पैतृक किसने बनाया? तो गुरु रामदास बनाए थे। अब अर्जुन देव के बारे में बात करें तो सबसे पहले गद्दी की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो 18 वर्ष की अवस्था में। रामदास नगर का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो अर्जुन देव करवाए थे। रामदास नगर का कार्य अर्जुन देव करवाए थे। उसके बाद देखिए ये अमृतसर प्लस में संतोषसर नामक जलाशय का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो अर्जुन देव। इनसे पहले जो रामदास थे वह शुरू किए थे। उसके बाद अमृतसर तालाब के मध्य में ईश्वर का मंदिर अर्थात हर मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो अर्जुन देव करवाए थे। किस सिख गुरु के समय सिखों की धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ के संकलन पूरा किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं का उपदेशों का संग्रह है? तो आदि ग्रंथ में 5 गुरुओं का उपदेशों का संग्रह है। आदि ग्रंथ में 5 गुरुओं के उपदेशों का संग्रह किया गया है। 5 गुरुओं का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ये क्या है? कितने गुरुओं के उपदेशों को संग्रह किया गया है? तो 5 गुरुओं के उपदेशों को। आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो 18 को। तो आदि ग्रंथ में
कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो 18 को, जिसमें कबीर है, फरीद है, नामदेव है, रौदास है। कबीर, फरीद, नामदेव, रौदास। इसके बाद है कि किस सिख गुरु द्वारा मसनद प्रथा का प्रचलन किया गया? किस सिख गुरु के द्वारा? तो अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव के द्वारा क्या किया गया? मसनद प्रथा का क्या किया गया ना? प्रचलन किया गया। मसनद प्रथा का प्रचलन किया गया किसके द्वारा? अर्जुन गुरु के द्वारा। मसनद प्रथा का प्रचलन किया गया अर्जुन गुरु के द्वारा। अब देखिए, सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। तो सिखों की प्रथा में इसको क्या कहा जाता था? मसनद प्रथा कहा जाता था। मसनद प्रथा जिसको कौन शुरू किए थे? अर्जुन गुरु ने शुरू किया था। उसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपये का आर्थिक दंड लगाया था? तो 2 लाख रुपये का। 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने। श्री गुरु अर्जुन देव को कितने रुपये का आर्थिक दंड लगाया था? तो 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया था। श्री गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया था? तो 2 लाख रुपये का। उसके बाद किसी गुरु के समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त माना जाने लगा? तो किसी गुरु के समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त माने जाना लगा था? तो वह थे अर्जुन देव। अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ? आदि ग्रंथ का जो कार्य है यह 1604 ईस्वी में पूरा हुआ। आदि ग्रंथ का जो कार्य है मतलब कब फाइनली लिखा गया? तो 1604 ईस्वी में। और मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को श्री गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो खुसरो का। तो आशीर्वाद दिया जाता है तो नहीं कहा जाता है खुश रहो। तो खुसरो को किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव ने भेंट की थी? तो खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट किया था? तो खुसरो है यह किया था तरनतारन नामक स्थान पर। तरनतारन नामक स्थान पर किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो अर्जुन देव को। और आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं शामिल है? तो जयदेव की जो वैष्णव कवि है। तो आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचना शामिल है? तो जयदेव की रचना शामिल है। उसके बाद हरगोविंद पर बात करेंगे। कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी संभाली थी इन्होंने? तो 11 वर्ष की अवस्था में। सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किसने किया? सिखों को सैनिक बनाने का कार्य हरगोविंद ने किया। सैनिक बनाने का कार्य किसने किया? हरगोविंद ने किया। हरगोविंद ने। किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी? सच्चा पातशाह की पदवी जो धारण किया था यह हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद ने किया था। किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण किया था? तो हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद ने। और किसने? राजोचित चिन्ह छत्र प्लस में बाज धारण करके मतलब बाज धारण किए और सैनिक भेष पहनना प्रारंभ किया। तो यह गुरु हरगोविंद थे। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी? तो गुरु हरगोविंद। सैनिक का भेष किसने धारण किया? तो हरगोविंद थे। हरगोविंद। इसके बाद किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण करवाया? 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण कराया हरगोविंद ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु गोविंद सिंह को किस किले में कैद किया था? तो मुगल बादशाह जो जहांगीर है या सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो वह ग्वालियर के किले में। प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो ग्वालियर के किले में। इसके बाद है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह कौन मुगल बादशाह था जिसके कारण में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो शाहजहां। और हरगोविंद की मृत्यु कब होती है? तो ये 1645 में। और हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो हरराय को किया था। हरराय को। इसके बाद है तेग बहादुर। तो देखिएगा, 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे। 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है ना।
तो बोला जा रहा है कि सिख गुरु तेग बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ। सिख गुरु तेग बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ, तो करतारपुर में हुआ। करतारपुर में किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी। राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी। तो गुरु तेग बहादुर की और मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिख गुरु की किस वर्ष सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था, तो ये 1675 में मृत्यु दंड दिया गया। और तेग बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, तो तेग बहादुर के रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव अभिलक्षित होता है, किस भाषा का, तो ब्रज भाषा का। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिएगा 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जन्म इनका पटना में। कब जन्म होता है, 1666 में। देखिए किस बरस ये गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का निर्माण करते हैं, तो खालसा पंथ का निर्माण 1699 में करते हैं। अब बैसाखी के दिन खालसा पंथ का निर्माण 1699 में, खालसा पंथ का निर्माण 1699 में, खालसा पंथ का निर्माण। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया, तो किस सिख गुरु है यह सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। और किस सिख गुरु ने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा था, तो सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 वस्तुओं अपने पास रखने के लिए कहा था, तो उसमें केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और काढ़ा। उसके बाद किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना प्रारंभ किया, तो किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना प्रारंभ किया, तो गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है, उनके विचारों को, तो 10म पातशाह नामक ग्रंथ में। 10म पातशाह में इनके विचारों का क्या किया गया है, संकलन किया है। आनंदपुर का जो युद्ध हुआ है कब हुआ है, 1701 में हुआ है, 1701 में। इसके बाद सन 1703 से 4 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह वजीर खान के बीच। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में होती है, 1708 में होती है। नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र है, तो यह किसकी समाधि है, तो यह गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। पाउंटा जो हिमाचल प्रदेश में है, पाउंटा नामक स्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई, पाउंटा नामक स्थान की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना तो गुरु गोविंद सिंह ने। और गोविंद सिंह के आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक है। उसके बाद चांदी दीवार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, चांदी दीवार नामक पुस्तक की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने किन 4 किलों का निर्माण करवाया था, तो देखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले का निर्माण करवाया था, आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। तो आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए जो युद्ध है, तो देखिए नादौन का युद्ध 1690 में, नादौन का युद्ध, नादौन। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1707 में, द्वितीय युद्ध 1704 में। नादौन का युद्ध है यह 1690 में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में, द्वितीय युद्ध 1704 में। चकमौर का युद्ध है यह 1707 में, 1707 में। खीरदाना का युद्ध है यह 1705 में। इसके बाद किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और आदि ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आदि ग्रंथ को ही अन्य नाम 10म पातशाह ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, 10म पातशाह के नाम से। इसके बाद है बंदा बहादुर के बारे में। तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो ये लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव। और बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु ने दिया था, लक्ष्मण देव नाम तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे, तो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर। सिखों के पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर। उसके बाद प्रथम सिख राज की स्थापना किसने की थी, प्रथम सिख राज की स्थापना बंदा बहादुर ने किया था, बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम पर सिक्का चलवाया था, तो नानक प्लस में गोविंद सिंह। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा।
स्टैंडर्ड लेवल का है कि गुरु मतलब बंदा बहादुर है किन सिख गुरु के नाम पर सिक्के चलवाया था, तो नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड का सजा दिया था, तो ये फारुखसियर है, फारुखसियर। सिखों में शरबत खालसा एवं गुरु माता प्रथाओं का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था, तो देखिएगा शरबत खालसा और गुरु माता प्रथाओं का प्रचलन ये बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद हुआ, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद। और किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर खालसा के अंतर्गत संगठित हुए थे, तो किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए थे, तो कपूर सिंह के नेतृत्व में, कपूर सिंह के नेतृत्व में। और किस वर्ष दल खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया, राखी प्रथा का प्रचलन तो 1753 में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहाँ की उपज का कितना लिया जाता था, तो सबसे पहले राखी प्रथा है, इसकी प्रचलन 1753 में गांव का 1/भाग लिया जाता था, 1/2 भाग। और सिखों ने देंग तेंग तथा फतेह नामक मतलब सिखों ने देंग तेंग तथा फतेह नामक चांदी के सिक्के किस वर्ष चलाए थे, तो 1700 कब 1774 में सिखों का 12 मिसल है, जिसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो राठा शब्द से। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, तो शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवनेर दुर्ग में, जो पूना में स्थित है, पूना में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले, या माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे, तो सिसोदिया वंश से, राजपूत सिसोदिया वंश से। शिवाजी की माता किस वंश से संबंधित थी, तो यादव वंश से, देवगिरी के यादव वंश से। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो दादा कुंड जी। और शिवाजी युद्ध तथा राजनीति की शिक्षा किससे प्राप्त किया था, युद्ध तथा राजनीति की शिक्षा, तो दादा कुंड जी। आध्यात्मिक गुरु कौन थे शिवाजी के, तो रामदास थे, रामदास। उसके बाद सिखों का पालन पोषण और संरक्षण किसके द्वारा किया गया, पालन पोषण और संरक्षण, तो दादाजी कुंडदेव और माता जीजाबाई द्वारा। शिवाजी का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था, तो साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था, साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। उसके बाद शिवाजी के मृत्यु के पश्चात सती कौन हुई थी, तो शिवाजी के मृत्यु के पश्चात सती पुतलीबाई हुई थी, पुतलीबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले किस राज्य से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किए थे, तो अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन, शिवाजी के पिताजी अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत कब किए थे, मतलब किसके अधीन, तो मलिक अंबर के अधीन। शिवाजी को सर्वप्रथम किस जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जागीर का प्रशासक, तो पुणे की जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, पुणे की जागीर का। शिवाजी का पिता शाहजी भोसले अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे, तो शिवाजी के पिताजी है या कौन सी मतलब शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे, तो तुक्काबाई मोहते के साथ। शिवाजी किस वर्ष पुणे के जागीरे का मतलब शिवाजी किस वर्ष पुणे की जागीर के प्रशासक नियुक्त हुए थे, तो ये 1643 में। शिवाजी के गुरु जिनका नाम क्या था, दादाजी कुंडदेव की मृत्यु कब हुई थी, तो 1647 में कुंड जी की मृत्यु। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस राज्य के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान आरंभ किया था, तो बीजापुर के विरुद्ध किया था, शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला किस वर्ष विजित किया, सिंहगढ़ का किला है यह 1643 में। शिवाजी ने पुरंदर का किला किस वर्ष विजित किया, पुरंदर का किला तो 1648 में। तो देखिएगा सिंहगढ़ का किला 1643 में और पुरंदर का किला उसके 5 साल के बाद 1648 में। शिवाजी किस मराठा सरदार को पराजित कर
जाबली के किले पर अधिकार किए थे? किस मराठा सरदार को पराजित कर जाबली के किले पर अधिकार किए थे? तो चंद्रराव मौर्य को। चंद्रराव मौर्य को। और शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी तो रायगढ़ को। रायगढ़ को। रायगढ़ को। शिवाजी का मुगल सेना में सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ? मुगल सेना से सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ? तो 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को किस राज्य के द्वारा कैद में रखा गया था? तो बीजापुर के द्वारा। बीजापुर के द्वारा कैद में रखा गया था। बीजापुर के द्वारा। अब देखिए, शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज ने भेजा था? तो अफजल खां को। अफजल खां अपना दूत, मतलब अफजल खां ने किसी अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था? तो कृष्णजी भास्कर को। कृष्णजी भास्कर को। शिवाजी अपने बगनख अर्थात कटार से किस सेनापति की हत्या किया था? तो अफजल खां का। अफजल खां का। और शिवाजी किस मुगल सेनापति एवं दक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? तो शाइस्ता खान को। यह 1763 की घटना है। 1763 की घटना है। शिवाजी सूरत को कब लूटा था? तो 1774 में, 64 में और 1770 में। यहाँ पर देखिए 1664 है और 1670 है। 1664 और 1670। और शाइस्ता खान है, यह 1663 में है। 1663। तो 1664 और 1670। 1664 1670 में सूरत को लूटा। शिवाजी किस मुगल गवर्नर को पराजित कर सूरत को लूटा था? तो इनायत खां को। इनायत खां को। इनायत खां को। और पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि तो शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई थी। और किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो जयसिंह। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में। और पुरंदर की संधि की रक्षा करते हुए किस मराठा सेनापति का वीरगति प्राप्त हुआ था? तो किसका वीरगति प्राप्त हुआ था? तो मुरारी बीजा प्रभु का। मुरारी बीजा प्रभु का। पुरंदर का संधि का रक्षा करते हुए कौन मरा था? तो मुरारी बीजा प्रभु। मुरारी बीजा प्रभु। पुरंदर के संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगल को देना स्वीकार किया? तो 23 किले। 23 किले मुगलों को देना स्वीकार किया। पुरंदर की संधि के समय कौन सा विदेशी यात्री था? कौन सा विदेशी यात्री था जो उपस्थित था? तो मनुची था। मनुची। मनुची था। मनुची था। मनुची। मनुची था। पुरंदर के संधि के समय विदेशी यात्री कौन था? मनुची था। मनुची। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया? तो सलाहार के युद्ध में। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ? तो औरंगजेब के। और मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र को किस स्थान पर कैद रखा था? तो आगरा के जयपुर महल में। आगरा के जयपुर महल में। आगरा के जयपुर महल में। शिवाजी किस राज परिवार के साथ मैत्री या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो सिरके, मौर्य, निम्बालकर, देशमुख। देखिए, इस सिरके, मौर्य, निम्बालकर और देशमुख। तो देशमुख याद हो जाएगा, निम्बालकर याद हो जाएगा। मौर्य या सिरके। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक किस स्थान पर किया था? तो रायगढ़ दुर्ग में। रायगढ़ दुर्ग में। कब किया था? तो 1674 में। 1674 में। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक किस विद्वान द्वारा कराया गया था? तो काशी के गंगा भट्ट के द्वारा। काशी के गंगा भट्ट के द्वारा। काशी के गंगा भट्ट के द्वारा। शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन उपाधि धारण किए थे? तो छत्रपति हिंदू धर्म उद्धारक। छत्रपति हिंदू धर्म उद्धारक। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन विदेशी व्यक्ति उपस्थित था? तो जॉर्ज ऑक्सडेन था। जॉर्ज ऑक्सडेन। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो जीजाबाई की मृत्यु 1674 में हुई थी। 1674 में। शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 1674 में। 1674 में राज्याभिषेक दूसरी बार करवाया था। शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किस विद्वान ने संपन्न करवाया था? किस विद्वान ने? तो कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी ने। कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी ने। शिवाजी का जीवन का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो कर्नाटक के विरुद्ध था। कर्नाटक के विरुद्ध। और मराठा साम्राज्य का दक्षिणतम राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो जिंजी में थी। जिंजी में। दक्षिणतम राजधानी जिंजी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में। 1680 में। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी के प्रशासन के बारे में बात करें तो अष्टप्रधान
मंत्री परिषद था। अष्टप्रधान क्या था? मंत्री परिषद था। किसका? शिवाजी का। तो 8 मंत्री को देखिए, ये पेशवा होता था, ये प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जिसको मजूमदार भी कहा जाता था, यह वित्त मंत्री या फिर अर्थ मंत्री था या फिर राजस्व मंत्री था। तो अमात्य का मतलब वित्त मंत्री, अमात्य का मतलब वित्त मंत्री, अमात्य का मतलब वित्त मंत्री। उसके बाद वाकियान नवीस, वाकिया नवीस, तो ठीक है ना, यह दैनिक कार्रवाई का विवरण रखता था। दैनिक कार्रवाई का विवरण मतलब ये संचालक मंत्री था। वाकिया नवीस, दैनिक कार्रवाई का विवरण। सचिव जिसको शुरू नवीस कहा जाता था, ये राजकीय पत्र व्यवहार से संबंधित था। सचिव या शुरू नवीस, ये पत्र व्यवहार से संबंधित था। पत्र व्यवहार या सिंपली बोले तो पत्राचार विभाग था। चिटनीस भी इसको बोला जाता था। उसके बाद देखिए, सुमंत या फिर दरीब, ये विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री या सेनापति तो सैन्य मंत्री। आप पंडित राव, पंडित राव तो पंडित से धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्री था। न्यायाधीश, न्यायाधीश था। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई में बात करते हैं तो प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और उसका अधिकारी सूबेदार होता था या फिर मामलतदार होता था। मामलतदार या फिर सूबेदार। उसके बाद बात करते हैं महाल। महाल का सर हवलदार होता था। महाल का मतलब देखिए, महाल का सर हवलदार होता था। और तर्फ के बारे में बात करें तो हवलदार होता था। तर्फ का हवलदार होता था। मौजा है, मौजा का कारकुन होता था। कारकुन। गांव के बारे में बात करें तो पाटिल या पटेल होता था। गांव के बारे में बात करें तो पाटिल या पटेल होता था। गांव के बारे में बात करें तो पाटिल या पटेल होता था। तो देखिए, प्रांत था, प्रांत के बाद महल था, महल के बाद तर्फ था, तर्फ के बाद मौजा था, मौजा के बाद गांव था। तो प्रांत, महल, तर्फ, मौजा, गांव। प्रांत, महल, तर्फ, मौजा, गांव। यहाँ देखिए, सूबेदार होता था, प्रांत का सूबेदार। महाल का सर हवलदार, हवलदार। उसके बाद तर्फ का हवलदार। मौजा का कारकुन। ग्राम का पाटिल या पटेल। उसके बाद अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो दीवान किसको कहा जाता था? सचिव का। मजूमदार किसे कहा जाता था? तो लेखा परीक्षक को, लेखा परीक्षक को। उसके बाद फड़नवीस, फड़नवीस उप लेखा परीक्षक को, उप लेखा परीक्षक को। उसके बाद सबनीस या फिर दफ्तरदार, दफ्तरदार तो यह कार्यालय प्रभारी को। उसके बाद है कारखानिस तो रसद अधिकारी को, रसद अधिकारी को। चिटनीस तो पत्राचार या लिपिक को। इसके बाद जमादार, जमादार था या खजांची को, खजांची को। देश पांडे था या जिलाधिकारी को। कुलकर्णी था या लेखपाल को, लेखपाल को। इसके बाद देखिए, मिरासदार, मिरासदार था या जमींदार को, जमींदार को। पाटिल या पटेल था या गांव या ग्राम के मुखिया को पाटिल या पटेल कहा जाता था। इसके बाद देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व पद्धति से। उसके बाद सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था? मतलब किसी क्षेत्र के सुरक्षा के लिए जो दावा करते थे वह चौथ, चौथ, चौथ। तो सुरक्षा के दावा के लिए चौथ, सुरक्षा के दावा के लिए चौथा। चौथ में 1/4 लिया जाता था। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो रयतवाड़ी व्यवस्था पर, रयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी अपने अधीन भूमि का माप करवाई थी, भूमि की नाप करवाई थी अन्नाजी दत्तों के। मतलब शिवाजी किसके अधीन भूमि की माप करवाई थी? तो अन्नाजी दत्तों के। मराठाकालीन भूमापक यंत्र या फिर इकाई किस नाम से जाना जाता है? तो जरीब या काठी, जरीब या काठी। शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मुद्रा तो हुण, हुण। शिवाजी के समय कौन सी मुद्रा चलती थी? तो हुण चलती थी, हुण। मुद्रा कौन? हुण, हुण, हुण। चौथ कर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? चौथ कर को तो मुगलई नाम से जाना जाता था। चौथ कर को मुगलई, मुगलई, मुगलई। शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा कौन कौन सी थी? तो रुपया, लारी, टक्का, रुपया, लारी, टक्का। ये सब क्या है ना? रजत मुद्रा था। 3 रुपया, लारी, टक्का, रुपया, लारी, टक्का। शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः क्या थी? शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः क्या थी? तो यह थी
2/5 भाग 2/5 भाग 2/5 भाग। शिवाजी की राजस्व प्रणाली से शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो मलिक अंबर के मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? राजस्व से संबंधित था। अमात्य या मजूमदार तो वित्त मंत्री था। शिवाजी के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य को क्या कहा जाता था? तो स्वराज कहा जाता था। शिवाजी के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य को क्या कहा जाता था? स्वराज स्वराज स्वराज। मराठा इतिहास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बखर 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 बखर। मराठा इतिहास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बखर बखर। शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी। प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी। और मराठा प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? सर्वोच्च न्यायालय को तो हजूर हाजिर मजलिस, हजूर हाजिर मजलिस, हजूर हाजिर मजलिस। और शिवाजी के अधीन मराठों का मुख्य सेनापति कौन था? तो शिवाजी के अधीन मराठों का मुख्य सेनापति कौन था? तो तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे। इसके बाद है कि शिवाजी के अधीन तोपखाने का प्रमुख कौन था? तोपखाने का प्रमुख तो सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी इब्राहिम। शिवाजी के अधीन तोपखाने का प्रमुख कौन था? तो सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी इब्राहिम। शिवाजी के पर्वतीय सैन्य दल को क्या कहा जाता था? मवाली, 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 मवाली। शिवाजी के अधीन पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? पाइक, पाइक कहा जाता था, पाइक। शिवाजी के प्रशासन में किले का प्रमुख कौन होता था? तो हवलदार होता था, हवलदार। शिवाजी के अधीन सवार सैनिक को क्या कहा जाता था? तो बरगीर या सिलेदार, बरगीर या सिलेदार, बरगीर या सिलेदार। क्या बोला जा रहा है? सवार सैनिक को बरगीर या सिलेदार, बरगीर या सिलेदार, बरगीर या सिलेदार। शिवाजी ने कौन से युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया? तो गुरिल्ला तथा छापामार युद्ध प्रणाली का, छापामार युद्ध प्रणाली का। इसके बाद देखिए, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो गोविंद रनाडे ने, महादेव गोविंद रनाडे ने। राइज ऑफ मराठा पावर। किस अंग्रेज विद्वान ने मराठों का इतिहास लिखा है? तो ग्रांट डफ, ग्रांट डफ, ग्रांट डफ। मोडी लिपि का उपयोग किसके विलेख पत्रों में किया जाता है? मोडी लिपि का उपयोग तो मराठा के। उसके बाद है शाहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो राजा की उपाधि। तो देखिएगा, शाहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो राजा की उपाधि। और किस भारतीय विद्वान ने शिवाजी की चौथ प्रणाली की तुलना लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि से किया है? तो महादेव गोविंद रनाडे है, सहायक संधि से किए हैं। किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रेरणता माना जाता है? तो शिवाजी को दक्कन क्षेत्र में युद्ध नीति का प्रेरणता माना जाता है, तो शिवाजी को। और आगे बोला जा रहा है कि अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी था? केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी था तो यह था मोरो त्रियंबक पिंगले, मोरो त्रियंबक पिंगले। इसके बाद है बखर। क्या था बखर? तो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। शिवाजी के समय सर नौबत या सर ए नौबत का पद क्या होता था? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी की मृत्यु कहाँ हुई? तो राजधानी रायगढ़ में, राजधानी रायगढ़ में। अब देखिए, ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। आप शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं तो मराठा छत्रपति शिवाजी के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र। एक का नाम था संभाजी और दूसरा का नाम था राजाराम, संभाजी या राजाराम। शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो संभाजी, संभाजी, संभाजी। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो साईबाई निम्बालकर, निम्बालकर। संभाजी, यहाँ पर देखिए शिवाजी नहीं है, संभाजी है। संभाजी के माता का नाम क्या था? तो साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर। संभाजी का गुरु का नाम क्या था? तो केशव भट्ट एवं उमाजी पंडित, केशव भट्ट एवं। अब देखिए, बोला जा रहा है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1657 में, 1657 में। शिवाजी नहीं है यार, संभाजी है, संभाजी, संभाजी, संभाजी।
संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था येसुबाई। येसुबाई। संभाजी का पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी था, साहू जी। संभाजी ने अपना राज अभिषेक कहाँ करवाया था? तो रायगढ़ में जो राजधानी थी। संभाजी ने अपना राज अभिषेक कब करवाया था? तो 1680 में, जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी। राज अभिषेक मतलब संभाजी के राज अभिषेक के समय पेशवा किसे नियुक्त किया गया था? तो नीलोपंथ जी को। संभाजी के मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? मुख्य सलाहकार तो कवि कलश को। उसके बाद है औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर किस मराठा शासक के शरण में आया था? तो यह आया था संभाजी। मुगलों ने किस स्थान पर संभाजी को पराजित कर हत्या कर दी? तो सोमेश्वर के दुर्ग में। अब देखिए, संभाजी मर गए, उनके पिता है साहू जी, उनको औरंगजेब कैद कर लेगा, जिसके कारण राजा राम शासक बनेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, सोमेश्वर के दुर्ग में संभाजी का हत्या हो जा रहा है, लेकिन कब? तो 1689 में। अब राजा राम देखिए, तो संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो राजा राम का संभाजी का संबंध क्या था? तो सौतेला भाई। उसके बाद है कि मुगलों के द्वारा संभाजी का हत्या के उपरांत किसे कैद किया गया? तो येसुबाई और उसके पुत्र साहू जी को। उसके बाद मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने किस स्थान पर शरण ली? तो जिंजी में। अब देखिए, राजा राम ने जिंजी के दुर्ग के पतन के पश्चात किस स्थान पर शरण ली? तो सतारा में। जिंजी गया, वहाँ पर पतन हो गया, तो सतारा आया। किस मराठा शासक ने सतारा को अपना राजधानी बनाया? तो राजा राम। उसके बाद किस मराठा शासक ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया? तो राजा राम। किस मराठा शासक के समय मंत्री परिषद में 9 सदस्य हो गए थे? तो 8 के जगह पर 9। तो एक क्या हो गया? राजा राम के समय, क्योंकि एक पद प्रतिनिधि पद बन गया था, नया पद। उसके बाद मराठा शासक राजा राम की मृत्यु कब होती है? 1700 में। इसके बाद मराठा का नेतृत्व कौन संभालता है? तो ताराबाई। अब देखिए, ये बोला जा रहा है ताराबाई ने किसे मराठा शासक घोषित कर संरक्षिता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो शिवाजी द्वितीय को, जो 4 वर्ष का था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? मतलब मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के समय तो यह ताराबाई के हाथों में थी। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व संभाला, वह ताराबाई थी। कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो वह शिवाजी द्वितीय था। 4 वर्ष का था, गोदे में रहता था। उसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह ने किस मराठा को कैद से मुक्त कर दिया था? तो साहू जी को। खेड़ा के युद्ध किसके मध्य हुआ? खेड़ा का युद्ध तो साहू जी और ताराबाई के मध्य हुआ। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में हुआ। 1707 में खेड़ा के युद्ध उपरांत सतारा पर किसका अधिकार हो गया? तो खेड़ा के युद्ध उपरांत के बाद सतारा पर साहू जी का हो गया। एक खेड़ा का युद्ध है, 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध उपरांत दक्षिण में कोल्हापुर पर किसका अधिकार हो गया? दक्षिण में कोल्हापुर पर तो ताराबाई का। उसके बाद साहू जी के बारे में बात करते हैं, तो 1707 में साहू जी ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसे पराजित कर स्वयं मराठा शासक घोषित किया? ताराबाई। साहू जी किसका पुत्र थे? तो संभाजी का। साहू जी ने अपना राज अभिषेक कहाँ करवाया? तो सतारा में करवाया। शासन बनने से पूर्व कौन सा मराठा शासक मुगलों के कैद में था? तो साहू जी। मराठा शासक साहू जी ने अपना पेशवा किसे नियुक्त किया? तो विश्वनाथ को, मतलब बालाजी विश्वनाथ को। किस संधि के अनुसार मराठा शासन के उत्तरी भाग सतारा साहू जी और दक्षिण भाग कोल्हापुर पर संभाजी द्वितीय का अधिकार विभाजित हो गया? तो वह है बरना का संधि, जो कब हुआ था? 1331 में। मराठों के अंतर्गत पेशवा का शक्ति का उत्कर्ष किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो साहू जी के, जो मुगल कैद से छूट कर आया था। किसके समय मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शक्ति बन गया? तो ये बालाजी बाजीराव के समय, मतलब देखिए, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आएगा। उसके बाद जो आएगा ना बालाजी बाजीराव, उसके समय में। अब देखिए, किस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया? तो संघोला की संधि, जो 1750 में हुआ था, इसमें पेशवा है मराठा संगठन का वास्तविक
प्रधान बन गया ये 1750 में। असंगोला की संधि किसके किस बीच हुआ था? तो बल्लाजी बाजीराव प्लस रामराज मतलब राजा राम द्वितीय के राजा राम द्वितीय के राजा राम द्वितीय के। अब देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति, पेशवा के अधीन मराठा शक्ति। तो देखिए बोला जा रहा है कि बल्लाजी विश्वनाथ, पहला है विश्वनाथ, विश्वनाथ तो ये 1713 से लेके 1720 तक रहते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1660 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में, श्रीवर्धन गांव में। बल्लाजी विश्वनाथ के पूर्वज किसके अधीन अपने गांव के प्रधान थे? तो जिंजी के सीदियों के अधीन, जिंजी के सीदियों के अधीन, जिंजी के सीदियों के अधीन। उसके बाद बल्लाजी विश्वनाथ किसके अधीन मराठा सेवा में आए? तो मराठा सेनापति जिसका नाम था धन्नाजी जादव, धन्नाजी जादव, धन्नाजी जादव। बल्लाजी विश्वनाथ किस स्थान पर कुछ समय तक सभासद भी रहे? तो पूना में। किस स्थान पर कुछ समय तक गद्दी पर बैठे? पूना में। बल्लाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार रह चुके थे? तो पूना का प्लस में दौलताबाद का, पूना का प्लस में दौलताबाद का। 1708 में साहू ने बल्लाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किया? तो यह सेना करते मतलब सैन्य संगठन करता। 1708 में। पेशवा या कब बना? तो 13 में 1713 में। उसके बाद बल्लाजी विश्वनाथ किस मराठा शासक के अधीन पेशवा बने? तो साहू जी के, साहू जी के। किस मराठा पेशवा के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया? तो वह वंशानुगत हो गया था बल्लाजी विश्वनाथ के समय, क्योंकि इसके बेटा भी पेशवा बना है। पेशवा पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह बल्लाजी विश्वनाथ के समय की गई थी। पेशवा पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बल्लाजी विश्वनाथ के द्वारा की गई थी। मराठा पेशवा बल्लाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में सैयद हुसैन अली ने किसकी ओर से संधि किया था? तो सैयद हुसैन अली, ये सैयद बंधु की बात हो रही है, तो फर्रुखसियर के तरफ से, फर्रुखसियर की तरफ से इस संधि को दिल्ली का संधि कहा जाता है। दिल्ली का संधि मुगलों एवं मराठों एवं मुगलों के मध्य दिल्ली की संधि को किसने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है? तो रिचर्ड टेम्पल का है, रिचर्ड टेम्पल। किस संधि के तहत मराठों को दक्कन के मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ और स्वदेशी कर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया? तो चौथ और स्वदेशी कर प्राप्त करने का अधिकार दिल्ली की संधि से मिला। उसके बाद बल्लाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब होती है? तो 1720 में होती है, 1720 में। बल्लाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना? बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था? तो बल्लाजी विश्वनाथ के कितना वर्ष की अवस्था में ये पेशवा बना? 19 वर्ष की अवस्था में। हाउ पेड़ पर मारे कुल्हाड़ी पेड़ गिर जाए, ये कथन किसने कहा है? तो आपको मालूम ही होगा, बाजीराव प्रथम। गुरिल्ला युद्ध के संचालक अभी शिवाजी के पश्चात, तो यह बाजीराव प्रथम है। हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत प्रतिपादन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाजीराव प्रथम। जो थोड़ा सा सिद्धांत सुनिएगा, हिंदू पद पदशाही, हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत, हिंदू पद पदशाही, तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। पाल खेड़ा के बीच में हैदराबाद के निजाम मतलब पाल खेड़ा की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को किसने पराजित किया था? तो बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन को छीना था? तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। नादिर शाह के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह। तो यह बाजीराव प्रथम के मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के किस शासक को पराजित किया था? तो निजामुल उल मुल्क आसफ जहाँ को, निजामुल मुल्क उल आसफ जहाँ को। बाजीराव प्रथम और हैदरा के निजाम के बीच जो संधि हुई थी उसको मुंगजी शिव गांव की संधि कहा जाता है। यह पालखेड़ा के युद्ध के बाद 1728 में संधि होता है। उसके बाद बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के मध्य भोपाल के निकट कौन सा संधि हुआ था? तो भोपाल के जो निकट हुआ था वह दुरई सराय का संधि 38 में हुआ था। दुरई सराय का संधि 38 में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 में दभाई के निकट किस मराठा सेनापति या सरदार को पराजित किया था? तो त्रियंबक राव को। प्रसिद्ध मुस्लिम नृत्यांगना मस्तानी किससे जुड़ी थी? मतलब देखिए बाजीराव से भेंट किस स्थल पर हुई थी? तो बुंदेलखंड। ये छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किस मराठा सरदार के नेतृत्व में सालसेट और बेसिन क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किया गया था? तो चिमनाजी ये सरदार थे। बाजीराव प्रथम ने किस मराठा
सरदार के प्रभाव वाले क्षेत्र को विजित किया था। तो देखिए यहाँ पर किस प्रमुख मराठा सरदारों के प्रभाव वाले क्षेत्र को विजित किया था, तो गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर सभी को। और उसके बाद देखिए बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में। उसके बाद बल्लाजी बाजीराव शासक बनता है। तो देखिएगा बाजीराव प्रथम के बाद कौन शासक बना, बल्लाजी बाजीराव, ठीक है ना। उसके बाद मराठा छत्रपति बल्लाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था। कौन किया था, तो ये साहू जी किए थे, साहू जी। इनका जन्म कब हुआ था, 1731 में। देखिए किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देखिए मराठा छत्रपति साहू जी ने अपने मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो यह ताराबाई का पौत्र था राजा राम द्वितीय। तत्कालीन मराठा छत्रपति साहू की मृत्यु कब हुई, तो 1749 में। किस मराठा सरदार ने नवयुक्त पेशवा जिसका नाम क्या बल्लाजी बाजीराव का विरोध किया था, तो रघुनाथ राव। उसके बाद रघुनाथ राव के बाद बोला जा रहा है कि बल्लाजी बाजीराव का चचेरा भाई का नाम क्या था, चचेरा भाई का नाम तो सदाशिव भाऊ था, रघुनाथ भोसले के मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच कौन सा संधि हुआ था, तो संघोला का संधि जो 1950 में हुआ था। संधि का मुख्य शर्त क्या था, तो पेशवा मराठा संगठन का प्रमुख स्वीकृत किया गया। ये सब संघोला के संधि के तहत हो रहा है। मराठा संगठन का प्रमुख पेशवा को स्वीकृत किया गया कि संधि के पश्चात छत्रपति या शासक केवल महलों के महापौर बन के रह गए थे। तो संघोला की संधि के उपरांत और मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा पेशवा से किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था। पेशवा से मतलब पेशवा को होना चाहिए, पेशवा को किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था, तो मालवा का। मराठों ने किसे पराजित कर झांसी अर्थात बुंदेलखंड पर अधिकार स्थापित किया था, तो ओछरा के बुंदेला सरदार को। किस मराठा सरदार ने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहब को कैद कर सतारा भेजा था, तो रघुजी भोसले ने मराठा सरदार रघुजी भोसले तथा मराठा सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में किसे पराजित किए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में तो वह थे अलीवर्दी खां को। अझहल्की की संधि किसके मध्य हुई थी, तो मराठों के मध्य। अझहल्की की संधि के अनुसार किस क्षेत्र का आधा भाग मराठों को प्राप्त हुआ था, तो बरार का। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 में हो रहा है, किसके बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। देखिएगा अहमद शाह अब्दाली का इसमें सहयोगकर्ता कौन है, तो रुहेला सरदार नजीमुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। उसके बाद पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का औपचारिक सेनापति कौन था, विश्वास राव था। वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिव भाऊ था। पैदल सेना और तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था, इब्राहिम गार्गी ने। ये मराठों का पैदल सैनिक का बात हो रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान किस मराठा सरदारों ने युद्ध के बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गए, तो सिंधिया और होलकर। तो महादाजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किस मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त हुआ, मराठों को, तो इमादुल मुल्क को। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को पराजित किया था, तो अफगानों ने, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि देखिए वो खिस्सा आपने सुना होगा ना कि इतिहासकार एनजे सरकार ने किस युद्ध के संदर्भ में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार था जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, या कुछ परिवार का तो सर्वनाश हो गया। तो यह तृतीय युद्ध जो एक प्रश्न तो सबको मालूम होगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना, ये भी सबको मालूम होगा। उसके बाद देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में किसे पराजय का सामना करना पड़ा मराठों को। किस इतिहासकार ने दावा किया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, वह तो काशीराज पंडित था, पंडित काशीराज। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, वह कौन था, रुहेला सरदार, तो नजीम खान, इसी का नाम नजीबुद्दौला था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए
मरने वाले मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम खां गर्दी था। ये तोपखाना का नेतृत्व कर रहा था, पैदल सैनिक का। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद माधव राय प्रथम। तो बल्लाजी बाजीराव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो माधव राव प्रथम था, माधव राव। देखिएगा, पेशवा माधव राव का संरक्षण किसे नियुक्त किया गया था? तो उसके चाचा रघुनाथ राव को। यही क्या करता है? उसका हत्या कर देता है। तो देखिएगा 1763 में हत्या नहीं किया, ठीक है ना। 1763 में राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य होती है? तो निजाम और माधव राय प्रथम का। निजाम और माधव राय प्रथम का। किस मराठा पेशवा ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित कर नजराना देने के लिए वाद किया था? तो माधव राय प्रथम था। और किस मराठा शासक ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन कराया? तो महादजी सिंधिया था। देखिए, मराठा पेशवा माधव राय प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1772 में। 1772 में माधव राय प्रथम पेशवा में सबसे अंतिम महान पेशवा था। यह कथन किसका है? तो सरदेसाई का। सरदेसाई का। किस इतिहासकार ने कहा है कि माधव राव प्रथम ही असामाजिक मृत्यु मराठों की पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक थी? तो ग्रांट डफ। इसके बाद नारायण राव बन रहा है। तो माधव राय की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद पर कौन बैठा? नारायण राव। इसका हत्या कौन किया? ये रघुनाथ राव किया। रघुनाथ राव के बारे में बात हो रही है कि नारायण राव के पश्चात पेशवा पद पर कौन आसीन हुआ? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव पेशवा पद की दावेदारी को किस मराठा सरदार ने विरोध किया था? तो देखिए, नाना फडणवीस और सखाराम बाबू। सूरत का संधि 1775 में किसके बीच हुई? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किस मराठा सरदार ने मराठों का एक पृथक दल 12 भाई परिषद का गठन किया था? तो यह नाना फडणवीस थे। माधव राव नारायण या फिर माधव राव द्वितीय। ये 1774 से लेकर 1796 तक गद्दी पर बैठ रहा है। तो माधव राव गद्दी पर बैठा। माधव नारायण किस संस्था की सहायता से पेशवा बना था? तो किस संस्था की सहायता से? तो 12 भाई परिषद के। माधव राव नारायण किसका पुत्र था? तो नारायण राव का। माधव राव नारायण के समय मराठों का वास्तविक प्रशासन किस संस्था में निहित थी? तो 12 भाई परिषद में। किस मराठा देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के शासनकाल में संपन्न हुआ? तो माधव नारायण राव के। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1775 से 1782। इस समय कौन था? अंग्रेज का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ? तो सालबाई के संधि से। यही संधि से युद्ध में शांति स्थापित बनी। किस पेशवा के समय मराठा शक्ति 2 गुटों में बट गया? तो माधव नारायण के। उसके बाद पेशवा माधव नारायण के समय किन 2 मराठा सरदार अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। और किस मराठा पेशवा ने आत्महत्या किया था? तो माधव नारायण राव। ये आत्महत्या कब किया था? 1796 में। अब बन रहा है बाजीराव द्वितीय। तो माधव नारायण की मृत्यु के पश्चात कौन बना है? तो बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? तो रघुनाथ राव का। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की थी? तो यह बाजीराव द्वितीय था। बसीन की संधि कब संपन्न हुआ? तो 1802 में। 1802 में किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? अंग्रेजों की सहायक संधि को। तो बाजीराव द्वितीय। और किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि का कड़ा विरोध किया? तो सिंधिया भोसले। देखिए, नाना फडणवीस की मृत्यु कब होती है? 1800 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम क्या रहता है? तो 1803 से लेकर 1805। 1803 से लेकर 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? ये द्वितीय का बात हो रहा है, तो लॉर्ड वेलजली था। किस मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के देवगांव की संधि की थी, मतलब अंग्रेजों से? तो यह भोसले था। भोसले।
उसके बाद है कि किस मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि किया था? तो सिंधिया मतलब देवगांव की संधि 3 में भोसले 3 में ही सुरजी अर्जन गांव की संधि महादजी सिंधिया किया है। इसके बाद है कि सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? तो वेलजली ने किया। वेलजली ने मराठा सरदार ने 1805 में अंग्रेजों के साथ मतलब किस मराठा सरदार ने 1805 में राजापुर घाट की संधि किया था? तो होलकर किया था, होलकर। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो बाजीराव द्वितीय। मतलब यहाँ पर देखिएगा तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बारे में बात हो रही है, तृतीय का, तो उस समय भी बाजीराव द्वितीय ही था। तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था बंगाल का? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। किस गवर्नर जनरल ने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण कर बाजीराव के उत्तराधिकारियों को पेंशन सुनिश्चित कर बिठूर भेजा? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। युद्ध कब अंत हुआ? तो मतलब देखिए तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1817 से 1800 के बीच, मतलब 1817 से 1818 के बीच तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग या 13 में आया था, 23 में गया। अब देखिए तृतीय अंगल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का दमनात्मक नीति पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय से शुरू हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय से। अब यदि आप पढ़े होइएगा तो ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। तो खैर हम एक बार यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। सूरत का संधि 1775, सालबाई का संधि 1782, बसीन का संधि 2 में हुआ है, देवगांव की संधि 3 में, सुरजी अर्जन का 3 में, राजपुर घाट का संधि 5 में, नागपुर का संधि 16 में, ग्वालियर का संधि 17 में, पूना का संधि 17 में, मंदसौर का संधि 18 में।